जी हाँ प्यारे बच्चों, कल होने जा रहे इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए प्यारे विद्यार्थियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम यानी कल वाले पेपर में डायरेक्ट टच करेगा। बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, एक भी क्वेश्चंस को बिना भगाए सभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस आपके लिए 100% प्यारे विद्यार्थियों लाभदायक होने वाला है। और 50 से ज्यादा प्रश्न आज के इस क्लास से आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग फोकस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है। प्यारे साथियों, काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और कल के एग्जाम में निश्चित रूप से एमबीबीआई ये पीडीएफ है और गेस पीडीएफ है प्यारे विद्यार्थियों, जो पेड पीडीएफ है और ये सभी स्टूडेंट को नहीं दिया गया है, लेकिन हमने इसको यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री करने का प्रयास किया है। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्रा किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है। बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है एंड वायरल ऑब्जेक्टिव है प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, महामंदी का कौन सा लक्षण नहीं है बताने का प्रयास कीजिएगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो महामंदी का लक्षण नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल उत्पादन में गिरावट। क्या उत्पादन में गिरावट क्या है? यहाँ पे महामंदी का लक्षण नहीं हो सकता, बढ़ती बेरोजगार दर हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी हो, यहाँ पे लक्षण है वस्तुओं में बाजार में वस्तुओं की मांग की कमी भी है और बढ़ती बेरोजगारी दर भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है कीमत का बढ़ना, बढ़ता स्तर, ये बिल्कुल भी इनका स्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले का नाम बताइए। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? सेम टू सेम समझ लिए कि वायरल सवाल है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से यही सवाल पूछने जा रहा है। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का जो प्रयोग किया था प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा, रैगनर फ्रीज ने। किसने प्यारे विद्यार्थियों? रैगनर फ्रीज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिए गए। क्या डी में जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एंड वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है, क्या होता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, मूल तंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा या पूंजीपति द्वारा। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर याद रख लीजिए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूं। पूंजीपति द्वारा क्या होता है? समस्याओं का समाधान होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है एंड वायरल ऑब्जेक्टिव है। निश्चित रूप से सेम टू सेम सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने जा रहा है। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। कहता है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलक केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो वो जो अर्थव्यवस्था है प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, काफी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। चलिए, उत्पादन के निम्न में से कौन से समाधान है? उत्पादन के निम्न में से कौन सा समाधान है, साधन है, सॉरी, उत्पादन के। तो उत्पादन के जो साधन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों उपयुक्त सभी आएगा, भूमि, श्रम, पूंजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा एंड सेम क्वेश्चंस आपके 1 जनवरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल पे फोकस कर लेते हैं फटाफट से। कहता है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो प्यारे साथियों अध्ययन किया जाता है तो किसका? राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, या ऑप्शन नंबर है उपयुक्त सभी। तो बात करें समष्टि अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए, काफी एमबीबीआई सवाल है और 2024 यानी कल के एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल आपके पूछे जाएंगे। चलिए 8 नंबर सवाल को जरा हम फोकस कर लेते हैं। कहता है यदि यदि मांग वक्र यहाँ पे आपको दिया गया है तो शून्य मूल्य पर वस्तु के मांग की मात्रा क्या होगी? आपको पता है वस्तु की मांग की जो मात्रा होती है हमेशा ए होती है। क्या होती है? ए होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। बी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे सेटरिस
पारिबस का क्या अर्थ होता है? सेटरिस पारिबस का यहाँ पे आपसे अर्थ पूछा गया है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, सेटरिस पारिबस का जो अर्थ होता है, यदि अन्य बातें समान रहे, यदि अन्य बातें समान रहे तो सेटरिस पारिस का अर्थ यही होता है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, उपभाग समीकरण सीसीसीबी में किस विषय में क्या सही है बताइएगा। इस विषय में क्या सही है, तो यहाँ पे आपको क्या सही है, इनमें से सभी सही होगा। न्यूनतम उपभोग का स्तर, मॉडल में दिया हुआ स्थिर मान, यानी इनमें से सभी सही होगा प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा। डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक क्वेश्चन है। चलिए, यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग पत्र जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तु है? पूरक है, स्थानापन्न है, या विलासिता है, या परम आवश्यकता है? बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको 11 नंबर सवाल का जवाब पता होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, पूरक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर गया, कहा दाईं ओर अगर शिफ्ट कर गया तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? तो आपको पता है मूल्य एवं मात्रा में जो परिवर्तन होता है, बिल्कुल मूल्य घटेगा मात्रा बढ़ेगा, मूल्य घटेगा मात्रा बढ़ेगा। याद रख लीजिए, वायरल क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। कहता है कि उपयोगिता का गणनावक्ष सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है, ये मार्शल ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? मार्शल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। कहता है यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच ईपी बराबर 0.5 है तो वस्तु की मांग समलोचदार होगा। तो ये जो होगा 14 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर लोचदार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल समलोचदार, लोचदार होगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और एमबीबीआई सवाल है, निश्चित रूप से कल के एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। कहता है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है? तो चाय की मांग क्या हो जाती है? अगर कॉफी के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इस स्थिति में क्या होता है, बढ़ जाती है। चाय की मांग भी क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ये जो सवाल है पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं, निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, कहता है उपयोगिताओं का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिताओं का क्रमवाचक सिद्धांत यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा, ये जो प्रस्तुत करने वाले हैं हिग्स एवं एलेन, हिग्स एवं एलेन ने ये क्या किया था, ये क्रमवाचक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो कुल उपयोगिता अगर अधिकतम हो जाए तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल शून्य हो जाती है। क्या शून्य हो जाती है? जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। कहता है निम्न में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करता है? कौन घटक मांग की लोच को अगर प्रभावित करता है तो वो इनमें से सभी है। आय स्तर भी करता है, वस्तुओं की प्रकृति और कीमत स्तर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल लोच को प्रभावित करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल राइट जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है, कहता है उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां क्या होता है, जरा बताइएगा। तो याद रखिए, सिंपल सी बात, जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है और काफी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र बताइए। तो आय में वृद्धि के मांग वक्र जो होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे दाईं ओर से खिसक जाता है। क्या होती है? दाईं ओर से खिसक जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए उपभोक्ता के सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होता है? तो 21 नंबर सवाल को जो जवाब होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की सीमांत उपभोक्ता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। चलिए, एक पूर्णतः बेलोचनदार वक्र कैसा होता है? तो ये जो वक्र होता है कैसा होता है? वाई अक्ष के समानांतर होता है। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? तो आर्थिक वस्तु जो है प्यारे विद्यार्थियों, टेलीविजन एक प्रकार का आर्थिक वस्तु है। चलिए, उपभोक्ता का संबंध होता है। तो ये जो संबंध होता है ये मानव आवश्यकता की पूर्ति से होती है। याद रखिएगा,
किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। ये जो लोच होती है प्यारे विद्यार्थियों, दो के लोच होती है। कहता है कि किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। तो ये नहीं जो होती है, याद रखिएगा 26 नंबर सवाल का जवाब अनिवार्य वस्तु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन रूपांतरण दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होता है। तो ये जो आकार उस समय का होता है, ये कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी झुका हुआ होता है। चलिए 28 नंबर सवाल है कि सीमांत उत्पादन को व्यक्त किया जा सकता है। तो सीमांत उत्पादन को जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे MP बराबर TPN माइनस TPN-1 के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि उत्पादन का संक्रिय साधन बताइए। तो उत्पादन का संक्रिय साधन जो होता है श्रम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं हम लोग वर्धमान में पैमाने का प्रतिफल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए 31 नंबर सवाल है। कहता है कि उत्पादन का फलन को व्यक्त करते हैं। उत्पादन के जो फलन होते हैं उसको हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए कहता है औसत परिवर्तन लागत है। औसत परिवर्तन लागत जो होता है प्यारे विद्यार्थियों TVC भागा क्यों होता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट होगा। कृषि उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। कृषि उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल 33 नंबर सवाल का जवाब कीमत न्यूनतम सीमा होती है। अगला सवाल है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो यहाँ पे जो शर्त होती है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होती है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होती है, बी और सी दोनों होती है, यानी सीमांत आय MR और सीमांत ये भी होती है, सीमांत लागत ये भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 35 नंबर सवाल है। कहता है निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता यहाँ पे विज्ञापन तथा विक्रीय लागत नहीं है। अगला सवाल है कि बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य यहाँ पे पाया जाता है। 36 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो बाजार मूल्य जो होता है प्यारे विद्यार्थियों अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। फर्म को लाभ मिलता है जब, फर्म को लाभ यहाँ पे कब मिलता है, तो याद रखिएगा AR छोटा होता है AC से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि यदि वस्तु I को IH के वस्तु को अक्ष पर दाया गया है तो बजट रेखा अक्ष को किस बिंदु पर कटेगा। थोड़ा ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है, यानी गलत क्वेश्चन है। अगला सवाल जो हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं। तो ये जो बाजार होता है प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा यहाँ पे कौन से ऐसे बाजार होते हैं, बिल्कुल सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर आना चाहिए। 39 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा मिसप्रिंट है। तो 39 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति होता है बिल्कुल 40 नंबर सवाल का जवाब क्या है, पूर्णतः लोचदार होता है। याद रखिएगा काफी MVVI सवाल है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है रिकॉर्डर के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होता है। तो ये जो होता है बिल्कुल उत्पादन लागत द्वारा होता है, याद रखिएगा। कहता है बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। तो ये जो क्रेता होता है कैसा होता है, बिल्कुल यहाँ पे मनोस्पोषणी होती है। 43 नंबर सवाल है कि एकाधिकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो एकाधिकार के लिए जो निम्नलिखित में से कथन है उपयुक्त सभी है। फर्म कीमत निर्धारित पूरक होता है, मार्ग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला और कीमत विभेदन की संभावना हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा यहाँ पे विज्ञापन तथा विक्रय लागत जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। चलिए बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर क्या होता है, जहां पे वस्तु की मांग बराबर होती है वस्तु की पूर्ति। अगला सवाल है कि परिवर्तन के अनुपात के नियम से सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है याद रखिएगा क्या अंत गिरावट ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल है कि कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन है। तो लोचहीन जो मांग वक्र होता है बिल्कुल उत्पादन मार्ग वक्र जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिए गए हैं। कहता है दीर्घ काल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है। तो ये जो परिवर्तन लाता है प्यारे विद्यार्थियों ए और बी दोनों में स्थिर कारक और परिवर्तित कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए, मांग वक्र होता है, मांग वक्र कैसा होता है, 49 नंबर सवाल आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा रहा है। तो मांग वक्र जो होता है टीआर वक्र होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में क्या होता है। तो याद रखिएगा 50 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे उपयुक्त सभी लाभ प्राप्ति करती है, सामान्य लाभ प्राप्ति करती है, हानि प्राप्ति करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है। एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त जो यहाँ पे मानी जाती है, बिल्कुल उपयुक्त सभी, बाजार के पृथक होना, मांग लोच में विभिन्नता और क्रय मूल्य में विभिन्नता। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है। इनके जो निर्धारक तत्व कहे जाते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल है कि पूर्ण अर्थव्यवस्था का गणक बंट अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है। तो उसके जो अपेक्षा होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छोटा होता है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा जरा इसके पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है, जो कि गलत है। केन्स जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है और कल के एग्जाम में ये पूछे जाने वाले सवाल है। अगला सवाल है, कहता है कि केन्स का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र है, केन्स का अर्थशास्त्र क्या है। तो इनका जो अर्थशास्त्र होता है पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। केन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संकलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होता है। ये जो बिंदु होती है याद रखिएगा बिल्कुल एस बराबर आर की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पूर्ण पूर्ति का लोच क्या है जब ईएस बराबर 0 है। तो इसका जो लोच होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होती है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। 58 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर समष्टि अर्थशास्त्र का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। रोजगार सिद्धांत का संबंध बताइए। इनका जो संबंध होता है बिल्कुल कैसा होता है, समष्टि अर्थव्यवस्था से होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, यदि किसी फॉर्म का संकलन मूल्यांक GVA हो तो GTA सभी फॉर्म के सकल मूल्य वर्धित का योग क्या कहलाएगा। तो ये जो योग कहलाता है ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है। तो सबसे ज्यादा जो सहयोग देता है याद रखिएगा यहाँ पे सेवाएं सबसे ज्यादा सहयोग देती है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिए गए। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो सत्य कथन जो होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट ब्याज जो होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा यहाँ पे बी विनिर्माण जो होता है ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो सुपर फास्ट क्लास है और फटाफट से बताइएगा राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ सभी इसमें शामिल किया जाता है। अगला सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो सभी भूमि, वन और खनन भी शामिल होता है। अगला सवाल है कि बाजार कीमत पर शुद्धत राष्ट्रीय उत्पाद ANP क्या है एक प्रकार का। तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइट है। GDP MP माइनस घिसावट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल है, कहता है कि देश से मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण किसका है। तो देश में मुद्रा की पूर्ति पर जो नियंत्रण होता है प्यारे साथियों याद रखिएगा यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। किसका होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है कि निम्न में से वित्तीय निवेश के ब्याज दर अधिकतम हताहतर क्या होता है। मांग जमा, आवधिक जमा, ऋण, आधार ऋण, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो ये जो होता है बिल्कुल 68 नंबर सवाल का जवाब राष्ट्रीय बचत पत्र राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय व्यायाम के चाल खाते में घाट कब होगा। तो ये जो होता है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सभी का, बिल्कुल प्राप्ति छोटा होगा भुगतान से। याद रखिएगा कहता है निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो पूंजीगत वस्तु यहाँ पर से इस्पात की चादर जो होती है बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कहता है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो मौद्रिक नीति के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। याद रखिएगा काफी एमबीबीआई सवाल है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है एक व्यवसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया। तो व्यवसायिक बैंक का जो तलपट होता है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देश में कितने राज्य
बिल निगम है, तो बिल निगम जो राज्य है प्यारे विद्यार्थियों 73 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर 18 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। कहता है सात मुद्रा वह वस्तु है, कौन सा वस्तु है, तो याद रखिएगा सात मुद्रा वो वस्तु है इनमें से सभी जो मूल्य का मापक हो, जो समांतर विनिमय के लिए स्वीकार किया गया हो, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए। कहता है निम्न में से साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है, तो ये जो है नैतिक दबाव ये बिल्कुल भी नहीं है। साख गुणांक क्या होता है, तो याद रखिएगा नगद कोष का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का आवश्यक शर्त कौन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको यहाँ पे पता होगा 76 नंबर को पहले देखते हैं। साख गुणांक क्या होता है, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया नगद कोष अनुपात, और 77 नंबर सवाल है, इसका जो जवाब होगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो गौण कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो शामिल किया जाता है उपयुक्त सभी, स्थितिगत भुगतान के माप, मूल्य के संचय और मूल्य हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है काफी राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य जो नहीं है प्यारे विद्यार्थियों कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो एटीएम का जो पूर्ण रूप होता है, 80 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। साख नियंत्रण के प्रमुख मुद्दे से निम्नलिखित में से कौन है, मुख्य उद्देश्य पूछा गया, तो मुख्य उद्देश्य जो होता है बिल्कुल सभी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, काफी बार सवाल पूछे गए हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है बिल्कुल 1935 में हुआ था। चलिए मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो मुद्रा पूर्ति का नियमन जो है प्यारे विद्यार्थियों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर बी काफी राइट आंसर। न्यूनतम निर्धारण मूल्य किस वस्तु सेवा के लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है बिल्कुल बी और सी के लिए गेहूं और मजदूरी के लिए किया जाता है। कहता है गुणक जो निम्न में से किस पात्र सत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 85 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। ए क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए कहता है जेबीसी का बाजार नियम लागू होता है, तो ये जो बाजार नियम लागू होता है बिल्कुल 86 नंबर सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है। ये जो रोजगार सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों ये विकसित देश पर लागू होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। कहता है कि प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है, ये जो आधारित है याद रखिएगा 88 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल से के बाजार नियम पर आधारित है। कहता है केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा का लोच क्या होता है, तो ये जो लोच होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इकाई के बराबर होता है। अगला सवाल है कि मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से सम्मिलित किया जाता है। 90 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है निम्न में से राजकीय नीति किसे शामिल किया जाता है, राजकीय नीति में, तो ये जो शामिल किया जाता है 91 नंबर क्वेश्चन है, और सभी को यहाँ पे शामिल सार्वजनिक ऋण कारोपन और सार्वजनिक व्यय को भी शामिल किया जाता है। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर की बात अगर आपसे करेगी तो सभी है, उत्पादक शुल्क सीमा शुल्क और बिक्री कर सभी अप्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है। कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है, तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ब्याज का भुगतान। चलिए बजट के संगठन निम्नलिखित में से कौन है, तो ये जो होता है बिल्कुल बजट प्राप्ति और बजट आय बिल्कुल राइट है। कौन अप्रत्यक्ष कर है, हमने आपको बताया था अप्रत्यक्ष कर तीनों का तीनों यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय पुल के निर्माण में होता है, तो ये जो होता है बिल्कुल पूंजीगत व्यायाम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहता है बजट में हो सकता है, तो बजट में क्या होता है आपको पता ही है, इनमें से सभी आगम घाटा वित्तीय घाटा और प्रारंभिक घाटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। राजकोषीय घाटा इसके समान है, किसके समान होगा, बिल्कुल यहाँ पे प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान के समान होती है। 99 नंबर सवाल है कि अनुकूलन भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है, तो ये जो कमी लाता है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही कमी लाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और आज का लास्ट सवाल और फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भुगतान से इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मंदे सम्मिलित है, आपको पता है उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। तो ये जो 100 सवाल थे आपके फाइनल एग्जाम यानी कल वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फटाफट से सोल्यूशन कराने का आपको प्रयास किया गया है।
क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से सभी भाई बहन दोस्तों के पास कर दीजिए, वीडियो को कमेंट करके भर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।